किसान भाइयों नमस्कार। विगत वीडियो में हम लोगों ने आपके सामने प्रकृति के एक व्यवस्था का चित्रण किया था। व्यवस्था का स्वरूप आपके सामने रखा था और ये इसलिए रखा था कि कई बार हम जब तरीकों में जाते हैं तो कोई एक ही चीज़ हमारे ध्यान में आती है। कई बार हम धरती को ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दृष्टि से देखते हैं, कई बार हम पेड़ पौधों को देखते हैं, तो कई बार हम पशु पक्षियों को ही देखते हैं। तो ये जो टुकड़े टुकड़े में देखने का जो अभ्यास है, ये तरीकों में होता ही है और तरीकों की अपनी महिमा है। स्थान स्थान पर वो बदलते रहते हैं और हमने आपसे बताया भी था कि जैविक खेती के लिए कोई किसी के विरोध की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि प्रकृति की पूरी व्यवस्था में कहीं पर भी विरोध नहीं है। मनुष्य ने व्यवस्था को नहीं समझा है तो विरोध है। तो जब हम व्यवस्था को समझकर खेती की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो जैविक खेती का जो मूल सूत्र समझने का है वो है कि जब हम व्यवस्था देखेंगे तो हमको व्यवस्था में सह अस्तित्व दिखेगा। सह अस्तित्व का मतलब है कि धरती पेड़ पौधों के लिए पूरक है, पेड़ पौधे पशु पक्षियों के लिए उपयोगी हैं और ये पूरकता उपयोगिता, इसको यदि आप अच्छे ढंग से देखें तो ये पूरकता उपयोगिता ही कहीं ना कहीं इन सभी में समृद्धि का स्वरूप लिए हुए है। इसी को बोला गया गुणात्मक उत्पादन। गुणात्मक उत्पादन का मतलब है कि पूरकता उपयोगिता और समृद्धि ये आवर्तनशीलता है। अर्थशास्त्र की दृष्टि से देखेंगे तो ये आवर्ती क्रम में दिखाई देगी। होगी समृद्धि सब जगह, धरती में वृद्धि होगी तो उत्पादन में भी वृद्धि होगी, उत्पादन में वृद्धि होगी तो धरती में भी वृद्धि होगी। ये एक मिला जुला कार्यक्रम है, ये मनुष्य का बनाया हुआ नहीं है। हाँ, आप जैसा मैंने समझा है ऐसे ही आप समझ सकते हैं। इसमें ऐसा भी कुछ नहीं है कि मैं अलग से कुछ समझूंगा और आप अलग से कुछ समझेंगे। इसी का नाम वास्तविकता है। वस्तु जैसी है वैसी ही समझ में आती है। तो जब समझने जाते हैं तो समझने में हमको पहले पूरकता ही स्पष्ट होती है, क्योंकि सहअस्तित्व में सभी जगह पूरकता है। मनुष्य ने पूरकता को नहीं समझा, इसी कारण विरोध उत्पन्न हुआ। ये बात आपके सामने हमने रखी। अब दूसरी बात आती है कि पूरकता में क्या क्या ऐसी खास चीजें हैं जो हमको ध्यान रखनी है। एक तो पूरकता में विरोध नहीं है साथियों, ना कीड़े बीमारियों में कोई विरोध है, खरपतवारों में विरोध है, मिट्टी के सतह पर होने वाली किसी क्रिया में कोई विरोध नहीं है। हम अपने मन से किसी चीज को विरोध मान सकते हैं। विरोध मानेंगे तो उसके प्रति विरोध करेंगे तो संघर्ष बनेगा ही, संघर्ष बनेगा तो अपराध की ओर कहीं ना कहीं जाएंगे। इसलिए बड़ा सरल रास्ता है कि हम सहअस्तित्व में जो पूरकता है उसमें किस प्रकार से गुणात्मक उत्पादन है, एक दाने से अनेक दाने पैदा होते हैं और परस्परता में सभी चीजें एक दूसरे के लिए सहयोगी हैं, उपयोगी हैं, पूरक हैं। कहीं किसी का किसी से कोई नुकसान नहीं होता। आपके मन में सवाल उठेगा, खरपतवार उगते हैं वो तो नुकसान देते हैं। नहीं साथियों, ये रासायनिक खेती में बताया गया कि रासायनिक खेती में यदि हम रसायन बाजार से खरीद कर खेत में डालते हैं और वहाँ खरपतवार उगेंगे तो वो भी खाएंगे, उसको नुकसान बोला गया है। लेकिन जैविक खेती का तो सिद्धांत ही अलग है। जैविक खेती में बाहर से हमको लाकर कुछ डालना ही नहीं है। खेत की चीजें खेत में पैदा होंगी, कुछ बैक्टीरिया के द्वारा, फंगस के द्वारा। दुनिया भर की जो सूक्ष्म तंत्र जमीन के अंदर है उसमें कार्बन भी है, सूक्ष्म जीवाणु भी है और भी अनगिनत चीजें हैं जिनके बारे में हम बहुत बारीकी से जानते भी नहीं हैं। वो धरती की संरचना है। धरती में दीमक भी है, उसका भी अपना स्वरूप है, झिंगुर भी है, केंचुए भी हैं, केवल केंचुआ नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। सभी मिलकर कोई ना कोई रस गंध के आधार पर एक दूसरे के साथ संतुलन बनाए हुए हैं। उसी संतुलन में खरपतवारों को भी देखते हैं तो खरपतवार भी जमीन की उर्वरता को ही समृद्ध करते हैं। इसलिए हमको पूरी व्यवस्था को ही समझना है। व्यवस्था को समझते समय आज जो विशेष चर्चा करने का मन है कि जब हम तीसरे नियम की तरफ जाते हैं तो उत्पादन घनत्व बढ़ता हुआ दिखाई देता है। हमारे बहुत सारे किसान साथी हैं पूरे देश में, कोई वर्टिकल फार्मिंग के नाम से बहुत अच्छे तरह से इनको समझाने की कोशिश करते हैं किसानों को, कोई मल्टी लेयर क्रॉपिंग के माध्यम से, कोई मल्टी लेयर फार्मिंग के माध्यम से। हम नाम कुछ भी रखें, लेकिन मूल बात यह है कि जैसे जैसे ही हम अनेक फसलों को जमीन की सतह पर लगाते हैं तो हर फसल अपने आकार में बढ़ती जाती है। कुछ फसल ऐसी भी हैं वो 40-50 फुट तक जा सकती हैं, कुछ ऐसी भी हैं वो 20-30 फुट तक रहेंगी।
10-15 फुट भी रहेंगी, 8-10 फुट भी रहेंगी, 4 फुट भी रहेंगी, जमीन की सतह पर भी 1-2 फुट में काम करेंगी, और कुछ ऐसी भी हैं जो जमीन के अंदर भी काम करेंगी। जैसे कंद वाली चीजों का उत्पादन हमको जमीन के अंदर से मिलता है। तो इस प्रकार विविधता अपने आप में ही एक घनत्व के रूप में उत्पादन क्रिया को पूरा करता है। मूल बात समझने की है घनत्व को, क्योंकि धरती की सतह का जो घनत्व है ये हमने नहीं बनाया, पौधों की आकृति हमने नहीं तय की, उनका उत्पादन हमने नहीं तय किया। हमारे पूर्वजों ने हमारी भारतीय संस्कृति में उसकी पहचान की गई, और उसकी उपयोगिता को समझकर हम उसके साथ जीने का जो सिलसिला बना, वो सिलसिला कैसे बिखरता गया। जैसे ही ये खेती व्यापार से जुड़ी, खेती बाजार से जुड़ी, ये सारा खेल बिगड़ गया। जब तक खेती परिवार का हिस्सा रही, कहीं ना कहीं प्रकृति का विरोध नहीं हुआ, लेकिन प्रकृति से ज्यादा छीन झपट की बात, कम देकर ज्यादा लेने की जो प्रवृत्ति आई है, ये बाजारवाद के कारण आई। इसलिए अब तो हमको बहुत गहन चिंतन करने की जरूरत है कि पूरकता और बाजारवाद दोनों को साथ साथ नहीं चलाया जा सकता। बाजारवाद में लाभ की दृष्टि रहती है, और प्रकृति के सहअस्तित्व में समृद्धि का सूत्र है, समृद्धि का नियम है। तो लाभ और समृद्धि में बहुत अंतर है। समृद्धि दोनों तरफ होती है, और लाभ एक तरफ ज्यादा होता है तो एक तरफ कम होता है। तो ऐसी स्थिति में किसान भाइयों को इस पर भी विचार करना पड़ेगा कि हम उत्पादक ना बने रहें। हमको उत्पादन से बाजार की तरफ भी दृष्टि करने की जरूरत है, ताकि हम सम्मानजनक पैसा अच्छे तरीके से कमा सकें। उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आज का विषय है कि उत्पादन क्रिया को कैसे हम समझ लें कि उसका आकार जब घनत्व में होता है तो उससे क्या क्या चीजें बदलती हैं। साथियों, हमने अपने खेतों में इन चीजों को जो देखा है, एक तो बायोडायवर्सिटी अपने आप आ जाती है, दुनिया भर की चिड़ियाएं। अभी हम कई बार किसी मौसम में देखते हैं तो रंग बिरंगी अनेक प्रकार की चिड़िया हैं, तितली, छोटी चिड़िया, बड़ी चिड़िया, उनका आवागमन, धरती पर रेंगने वाले कीड़े हैं, चाहे वो सांप हैं, चाहे वो नेवला है, चाहे कोई भी है, जो चूहे हैं, उन सबका एक अलग तंत्र पूरे धरती में काम करने लगता है, और सब एक दूसरे से जुड़े हैं। अब की बार हमने देखा कि हमारे खेतों में काफी मात्रा में करेत सांप निकला। करेत काफी 2-3 महीने ज्यादा उसका आक्रमण रहता है, और उसके बारे में चर्चा है कि वो खाट पर रात को सोते हुए आदमी के पास चला जाता है अपने शरीर को गर्मी देने के लिए, और वो उस समय धोखे से काट लेता है तो आदमी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन हमने देखा कि जो लाल कौवा, जिसको महूका भी बोलते हैं, वो हमारे खेत में, हमारे गन्ने में बराबर कम से कम भी वो 8-10 हैं, और अपने बच्चे, प्रजनन, उनका सब कुछ उसमें चलता है, और उनका भोजन वही है। तो बराबर उन सांपों का वो इस्तेमाल करता रहा, हमें ज़्यादा कुछ भी तकलीफ झेलना नहीं पड़ा। ये इसको बोलते हैं प्रकृति में अपने आप एक संतुलन है। इस संतुलन को यदि समझेंगे तो धरती पर संतुलन है। साथियों, अब तो हम बहुत सारे रसायनों का जिक्र करते हैं, मशीनों का जिक्र करते हैं, और कैमरे से की चीज़ों को देख रहे हैं। हमारे हाथ में रात को टॉर्च रहता है, लेकिन एक जमाने की कल्पना करिए कि अब से 50-60 साल पहले ये चीज़ें कहाँ थी हमारे पास, कहाँ इतनी तकनीकी थी। हमारे पूर्वज तो जब भी जिंदा थे, जी रहे थे, और मस्ती के साथ जी रहे थे। तो वो मस्ती किस तरीके से और भी समृद्धि के साथ आगे बढ़े, और हम इस वैज्ञानिक युग में भी अपनी पुरातन संस्कृति को और समृद्धि के साथ दुनिया के सामने रखें, आज की ये बड़ी चुनौती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आज का जो विषय है, मैंने लिखा है कि विविधता में घनत्व से उत्पादन वृद्धि कैसे। साथियों, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम एक फसल पर जोर लगा रहे हैं। एक फसल को ज्यादा खाद, पानी और दवाइयों का इस्तेमाल करके हम किस प्रकार से उत्पादन ज्यादा लें, उसमें भी संभावना है, लेकिन वो संभावना एक जगह जाकर ठहर जाती है। वो प्राकृतिक नियम नहीं है, वो तो आदमी की मनमानी है। हमने बीज के अनुवांशिक को परिवर्तन किया, हमने ज़्यादा उसको खाद दिया, हमने ज़्यादा उसको पानी दिया, उसके लिए ज़्यादा जुताई करनी पड़ी, हमें कीटनाशकों का प्रयोग करना पड़ा, फफूंदनाशकों का प्रयोग करना पड़ा, नाना प्रकार की चीज़ें। अब उसका दबाव किसानों पर बढ़ा है। किसान भाई अपने हृदय पर हाथ रख के इस बात को सोच सकते हैं कि वो रात दिन मशीनों को लेकर, और अब तो मैं देख रहा हूँ कि 10-10 दवाइयों का नाम हर किसान को याद है, क्योंकि उनको छिड़कना है। घास मारनी दवाई अलग है, कीड़े मारनी दवाई अलग है। तो ऐसी स्थिति में इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलें। हमारा काम दवाई छिड़कना नहीं है, हमारा काम है सम्मानजनक तरीके से पैसा कमाना। तो इसके लिए खेती में क्या मौलिक परिवर्तन किया जाए, तो उसके लिए मेरा एक निवेदन है आपसे कि कभी भी खेत में एक फसल ना लगाएं। अभी हम कल परसों में एक दूसरी वीडियो डालेंगे कि गन्ने को किस तरीके से लगाएंगे, उसके साथ कैसे लहसुन लगाया है, और उसके साथ कैसे प्याज लगाएंगे, उसके साथ जो लोग आलू लगाना चाहें, मटर लगाना चाहें,
वो अनेक प्रकार की सब्जियां लगाना चाहें, सरसों लगाना चाहें या अन्य और भी कोई खेती करना चाहें, केले की खेती करना चाहें, गन्ने और केले की बहुत अच्छी खेती है। इस प्रकार की अनेक प्रकार के विकल्प वो आपको तय करना है कि हमको 1 एकड़ में 3 लाख निकालना है, 4 लाख निकालना है, 5 लाख निकालना है। यही बात मैं बार बार आपके ध्यान में दिलाना चाहता हूँ कि मेरे वीडियो बनाने का साथियों और कोई मकसद नहीं है। मकसद यही है कि दुनिया में कितनी दूर बैठे हुए मैं आपसे बात कर सकूं और अपनी मन की बात जो मैंने अपनी ज़िंदगी में खेत में कमाया है, मेहनत की है और उससे जो कुछ निकला है वो आप तक पहुँच जाए। तो इसी भाव के साथ में आज का ये महत्वपूर्ण विषय है कि एक तो हम एक फसल पर अधिक उत्पादन लेने का जो चक्रव्यूह हुआ है इससे बाहर ना आए। प्रकृति का नियम है हम कम से कम लागत और ना के बराबर लागत करते हुए, लागत देकर भी हम प्रकृति की विविधता में अनेक फसलों को खेत में लगाकर अधिक उत्पादन ले ही सकते हैं। और जब ये सवाल पूछा जाता है कि क्या जैविक खेती में रासायनिक खेती से उत्पादन ज़्यादा होगा कि कम होगा, तो मैं आपको स्पष्टता से बताना चाहूँ कि एकल फसल प्रणाली में रासायनिक खेती और जैविक खेती की तुलना करेंगे तो उत्पादन जैविक खेती में कम आता है। काफ़ी लंबे समय के बाद में उसकी बढ़ने की संभावना बढ़ती है। लेकिन यदि आप पहले वर्ष से ही और जब आपका मन बदल जाए तभी से ही आप जैविक खेती में आना चाहते हैं, तो मैं आपसे बताऊंगा कि एक ही खेत में वर्षा काल के बाद में अनेक फसल का एक चित्र बनाइए और कम से कम 5-10 फसलों को साथ साथ लेकर आगे बढ़िए। आपका जमीन मजबूत होगी, पानी कम लगेगा, आपका उत्पादन बढ़ जाएगा और रासायनिक खेती से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ये भी मैं विश्वास दिलाऊंगा कि उसकी आमदनी और भी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि ये गुणात्मक आमदनी का सूत्र है धरती की व्यवस्था। हम जिस व्यवस्था की बात कर रहे हैं ये व्यवस्था मेरी बनाई हुई नहीं है। मैं आपका बार बार ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 1 किलो गेहूं से 950 ग्राम दलिया बनाने वाला कैसे मालदार हो गया और 1 किलो गेहूं से उत्पादन करने वाला कितना 100 किलो वो कर्जदार कैसे हो गया। ये विचार तो आपको करना है। बार बार ध्यान दिलाने का मतलब है कि ये धरती किसी बिचौलिए से, किसी विचारधारा से, किसी संप्रदाय से, किसी धर्म से नहीं चलती है। इसका अपना धर्म है, इसकी अपनी व्यवस्था है और वो बहुत सुंदर है, उसी को हमको समझना है। तो मैंने जो आपको ये विविधता में घनत्व से उत्पादन वृद्धि की बात कही, उसका बस एक छोटा सा चित्र मैं आपको बना के दिखाऊंगा कि जब हम खेत की सतह पर खेत को 3 आकार में हमने बांटने की आपसे बात कही। एक तो बफर क्षेत्र है हमारा और दूसरा हमारा है बहुवर्षीय फसलों का क्षेत्र, बहुवर्षीय क्षेत्र जिसको अंग्रेजी में पेरेनियल भी बोल देते हैं, और एक हमारा है मौसमी फसलें। तो बहुवर्षीय फसल क्षेत्र और बफर क्षेत्र, बफर क्षेत्र में भी तो बफर क्षेत्र का आपसे जिक्र उस दिन किया। और इसका जो आज जो इसमें हम खास ध्यान आपको दिलाना चाहते हैं कि खेत के अंदर भी हम किस प्रकार से इसको एक आकार में बढ़ता हुआ देखेंगे, और यहाँ पर हमको दूरी, समय, श्रम और बीज इन नियमों को भी ध्यान रखना पड़ता है। तो जिससे मैंने देखा कि एक पौधे का आकार मान लिया, ये उसका विस्तार इतना है। तो साथियों जब हम दूसरे पौधे के बारे में पूछते हैं तो पता लगता है कि दूसरे पौधे के बारे में ज़्यादातर लोगों का ध्यान इतना जाता है कि 2 पौधे आपस में ना लगें और इनका विस्तार इतना हो जाए। अब मान लिया आपने बागवानी के माध्यम से कोई 2 ऐसे बड़े पौधे लगा दिए, तो पता लगा कि ये तो 20-30 साल के बाद जाकर खेत में फिर भी जो विविधता थी वो तो खत्म हो गई और एकल फसल प्रणाली फिर शुरू हो गई। इसका मतलब बागों का भी रोग लगना शुरू हो गया। और यही हालत है कि पूरी जो बागों की बेल्ट कहीं भी है या जंगलों में भी हमने यदि मोनो सिस्टम में जंगल खड़े करने की सोची, साथियों उसमें पूरे देश को असफलता मिली है, क्योंकि प्रकृति का स्वरूप विविधता है। तो इसलिए क्या करेंगे कि ये दूरी को कैसे पहचाने, तो इसका नियम बहुत सुंदर है साथियों कि ये जो क्षेत्र है, देखिए ये क्षेत्र मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र का हम 2 गुना कर दें, माना एक क्षेत्र इस क्षेत्र के साथ में एक क्षेत्र हमारे इतना, जितना ये क्षेत्र है, मान जितना ये क्षेत्र है इतना ही ये क्षेत्र ये बच जाए और इतना ही ये क्षेत्र फिर ये इस तरीके के इस सिस्टम। तो आपको ये पौधा फिर यहाँ नहीं लगाना है। ये जो मैं इसको यहाँ मैंने इशारा कर दिया है कि ये पौधा फिर यहाँ हमको नहीं लगाना है। ये पौधा कहाँ, ये पौधे का क्षेत्र फिर ये है, यहाँ पर ये आएगा, ये है।
तो जब इस पौधे को यहाँ लगाएंगे तो कभी भी भविष्य में ये दोनों पौधे आपस में नहीं भिड़ेंगे और इनके बीच में हम कोई इससे भी ज़्यादा, मान लिया कुछ पौधा हमारे पास ऐसा होता है कई बार बहुत ऊंचा चला जाता है, वो भी हम ले सकते हैं। और नहीं तो हम इनके साथ में छोटे पौधे, इससे थोड़ा और बढ़ने वाला पौधा, थोड़ा इससे और बढ़ने वाला पौधा, इस प्रकार के पौधे हम ये क्रम बनाकर चलते हैं। ये जो वर्टिकल फार्मिंग की बात है, जो खेत एक और फसल अनेक का जो सिद्धांत है, वो मोटे तौर पर दूरी, बीज की मात्रा और पौधों का सिलेक्शन करना बहुत जरूरी है। इसलिए आज मैंने विशेष रूप से दूरी के नियम पर आपका ध्यान दिलाना चाहा। और मैं पहले थोड़ी सी चर्चा आपसे इसलिए कर देता हूं कि साथियों, विषय गंभीर है, समझ के बिना आगे बढ़ना बहुत जोखिम है। तरीके बदलेंगे तो थोड़ी दूर तक चलेंगे, लेकिन व्यवस्था को समझ कर चलेंगे तो बहुत निरंतरता में चलेंगे, आने वाली पीढ़ियों को एक समान उत्तर दे पाएंगे। और इसी कामना से आप सबके सामने मैं इस बात को रखता हूं। आपके मन में कोई सवाल आए, आपकी कोई जिज्ञासा हो, आप बिल्कुल निसंकोच पूछें। आपको अच्छा लगे बुरा लगे, मैं तो किसानों को अपने मित्र के रूप में देखता हूं। किसी को कोई बात इस अच्छी भी नहीं लग रही है, वो भी लिख दे, ताकि मैं विचार करूं कि मुझे और अच्छे से अच्छा क्या करना है। सभी को नमस्कार।